लखनऊ के गोमती नगर में स्थित सवि सदन की खामोश दीवारों के पीछे रिटायर्ड प्रोफेसर बृजमोहन शर्मा अपनी शामें अकेले ही गुजारते थे। उनकी दुनिया अब खिड़की से बाहर देखने या अपनी स्वर्गीय पत्नी को याद करने तक ही सीमित थी। घर में चहल पहल तो थी, पर वह उनके लिए नहीं थी। एक तरफ उनका बड्ढा बेटा राघव था, जिसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस था और पिता की बातें पुराने जमाने का ज्ञान। उसकी पत्नी अंजलि की दुनिया अपनी पार्टियों और सोशल सर्कल में ही सिमटी थी, जिसमें एक बूढ़े ससुर के लिए कोई जगह नहीं थी। वहीं घर के दूसरे कोने से उनके छोटे बेटे समीर के गिटार की प्रतिभाशाली धुनें आती थी, जो अक्सर उसकी पत्नी प्रिया की तीखी आवाज में दब जाती थी। प्रिया के लिए समीर की कला एक फिजूल खर्ची थी और उसकी नजरें हमेशा उस दिन पर टिकी रहती थीं जब इस घर और जायदाद का बंटवारा होगा। और वह दिन आ ही गया था, लेकिन उनकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत। बृजमोहन जी के देहांत के 13 दिन बाद घर के बढ़े से लिविंग रूम में एक अजीब सी खामोशी और तनाव का माहौल था। सोफे पर राघव, अंजलि, समीर और प्रिया बैठे थे। उनके सामने सेंट्रल टेबल पर एक सीलबंद लिफाफा रखे एडवोकेट आलोक गुप्ता बैठे थे। उनकी उपस्थिति और चेहरे की गंभीरता कमरे के तापमान को और गिरा रही थी। आलोक ने अपना गला साफ किया। श्री बृजमोहन शर्मा जी की अंतिम इच्छा के अनुसार मैं उनकी वसीयत पढ़ने जा रहा हूं। उन्होंने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। मैं बृजमोहन शर्मा पूरे होश और हवास में यह घोषणा करता हूं कि मेरी समस्त चलाचल संपत्ति, जिसमें यह घर, सवि सदन, बैंक में जमा राशि और अन्य सभी निवेश शामिल हैं, मेरे दोनों बेटों राघव शर्मा और समीर शर्मा को बराबर हिस्सों में मिलेगी। ये सुनते ही प्रिया और राघव के चेहरे पर एक पल के लिए संतोष की चमक आई, लेकिन आलोक ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, यह संपत्ति उन्हें तभी मिलेगी जब वे मेरी कुछ शर्तों को पूरा करेंगे। कमरे में हवा जैसे जम गई। राघव की त्योरियां चढ़ गईं। शर्तें? कैसी शर्तें? आलोक ने बिना उसकी तरफ देखे पढ़ना जारी रखा। उनकी आवाज दृढ़ और स्पष्ट थी। शर्त नंबर 1, जड़ों की ओर वापसी। मेरे दोनों बेटे राघव और समीर अपनी पत्नियों अंजलि और प्रिया के साथ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित हमारे पुश्तैनी गांव देवरा जाएंगे। यह यात्रा उन्हें बिना अपनी गाड़ी या हवाई जहाज के करनी होगी। उन्हें लखनऊ से काठगोदाम तक ट्रेन से, फिर वहां से पिथौरागढ़ के लिए स्थानीय बस से और अंत में सड़क के आखिरी पड़ाव से गांव तक का 5 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना होगा। क्या बकवास है, अंजलि के मुंह से निकला। पैदल उस जंगली इलाके में? ये कोई मजाक है? आलोक ने उसे नजरअंदाज किया। शर्त नंबर 2, सेवा का संकल्प। गांव में हमारा पुश्तैनी घर है जो अब खंडहर हो चुका है। उसके पास ही मेरे परदादा ने एक छोटी सी पुस्तकालय ज्ञान कुंज बनवाई थी, जो अब वीरान पड़ी है। मेरे बेटों और बहुओं को 1 महीने तक गांव में रहकर अपने हाथों से मेहनत करके उस घर को रहने लायक बनाना होगा और पुस्तकालय की मरम्मत करके उसे फिर से गांव के बच्चों के लिए खोलना होगा। इस काम के लिए वे किसी बाहरी मजदूर की मदद नहीं ले सकते। यह असंभव है। राघव गुस्से से खड़ा हो गया। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूं, कोई मजदूर नहीं। डैड दिमागी तौर पर ठीक नहीं थे जब उन्होंने यह सब लिखा। मैं इस वसीयत को अदालत में चुनौती दूंगा। आलोक ने शांति से नजरें उठाकर राघव को देखा। बृजमोहन जी जानते थे कि आप ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने पिछले 6 महीनों में 3 अलग अलग डॉक्टरों से अपनी मानसिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट ली थी, जो इस वसीयत के साथ संलग्न है। यह वसीयत कानूनी तौर पर पूरी तरह से मजबूत है। बैठ जाइए मिस्टर शर्मा। अब भी शर्तें। शर्त नंबर 3, संबंधों का निर्माण। इस 1 महीने के दौरान उन्हें गांव वालों के साथ घुलना मिलना होगा और उनका सम्मान अर्जित करना होगा। यह सम्मान पैसे या दिखावे से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और सेवा भाव से मिलना चाहिए। महीने के अंत में अपनी सफलता के प्रमाण के रूप में उन्हें पूरे गांव के लिए एक भोज का आयोजन करना होगा, जिसका सारा खाना वे चारों मिलकर अपने हाथों से बनाएंगे। प्रिया हताशा में अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मतलब हम वहां खाना भी खुद बनाएंगे, नौकरों की तरह?
शर्त नंबर 4, व्यक्तिगत खोज। यह चुनौती सिर्फ सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत भी है। इस 1 महीने के दौरान मेरे बड्डे बेटे राघव को गांव के बुजुर्गों से बात करके हमारे परिवार के इतिहास, हमारी जड़ों और गांव से हमारे युद्धों पर कम से कम 5,000 शब्दों का एक लेख लिखना होगा। और मेरे छोटे बेटे समीर को अपनी कला का सही उपयोग करते हुए गांव के बच्चों के लिए संगीत और चित्रकला की एक निःशुल्क कार्यशाला चलानी होगी। समीर, जो अब तक चुप था, उसने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, डर और शायद हल्की सी उत्सुकता की भी। आलोक ने वसीयत का आखिरी पन्ना सीधा किया। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शर्त, यदि मेरे बेटे और बहुएं इनमें से किसी भी शर्त को पूरा करने में असफल रहते हैं, बीच में ही यह कार्य छोड़ देकर वापस आ जाते हैं, या 1 महीने की अवधि में गांव वालों का विश्वास जीतने में नाकाम रहते हैं, तो मेरी पूरी संपत्ति बिना किसी बहस के सवी फाउंडेशन नामक एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी, जो ग्रामीण भारत में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करेगा। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी मैं, यानी आलोक गुप्ता, करूंगा और मेरा निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। वसीयत पढ़कर आलोक ने कागजात मोड़ दिए और उन्हें वापस लिफाफे में रख दिया। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। चारों लोग जैसे पत्थर के बन गए। करोड़ों की संपत्ति उनके सामने थी, लेकिन उसे पाने का रास्ता किसी दुःस्वप्न जैसा था। यह ब्लैकमेलिंग है, राघव फुसफुसाया। वह जानते थे कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। वह हमें कुछ देना ही नहीं चाहते थे। नहीं, आलोक ने दृढ़ता से कहा, वह तुम्हें वह देना चाहते थे जो तुम सब खो चुके हो। खैर, यह मेरा काम नहीं है कि मैं उनकी मंशा समझाऊं। मेरा काम बस उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करना है। आलोक अपने ब्रीफकेस की ओर झुके और उसमें से एक बड़ा सा खाकी लिफाफा निकाला। उन्होंने उसे टेबल पर आगे खिसका दिया। इसमें काठगोदाम तक के 4 सेकंड क्लास स्लीपर के ट्रेन टिकट है। साथ में एक नक्शा है जो आपको बस स्टॉप से गांव तक का पैदल रास्ता समझने में मदद करेगा। और इस छोटे लिफाफे में 20,000 रुपए नकद हैं। गांव में 1 महीने तक आपके खाने पीने और जरूरत के सामान के लिए। आपको अपना कोई भी पैसा, क्रेडिट कार्ड या एटीएम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। यह अपमान की पराकाष्ठा थी। उन्हें उनकी ही संपत्ति पाने के लिए भिखारियों की तरह पैसे दिए जा रहे थे। आपके पास सोचने के लिए 1 हफ्ता है, आलोक ने खड़े होते हुए कहा। आज शुक्रवार है। अगले शुक्रवार को यह ट्रेन लखनऊ स्टेशन से रात 9 बजे निकलेगी। अगर आप चारों उस ट्रेन में नहीं हुए तो मैं मान लूंगा कि आपने शर्तें मानने से इनकार कर दिया है और ट्रस्ट को संपत्ति हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। अब मैं चलता हूं। आलोक गुप्ता के जाने के बाद जैसे कमरे में एक विस्फोट हुआ। मैं कहीं नहीं जा रही, अंजलि चीखी। 1 महीने के लिए उस गंदे पिछड़े गांव में, बिना मेड, बिना एसी, बिना वाईफाई के, कभी नहीं। तुम भूल जाओ राघव, मुझे यह विरासत नहीं चाहिए। चुप रहो अंजलि, राघव गर्जा। तुम जानती भी हो कि हम किस चीज को ना कह रहे हैं। ये घर, दिल्ली और मुंबई की प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस, सब मिलाकर कम से कम 50 करोड़ की संपत्ति है। 50 करोड़। तो क्या करूं मैं उन 50 करोड़ का, जब मुझे कीधे मकौधों के बीच रहना पड़े? अंजलि रोने लगी। प्रिया ने समीर को घूरते हुए कहा, यह सब तुम्हारे पिताजी की वजह से हुआ है। हमेशा से ही सनकी थे। और तुम कुछ बोल भी नहीं सकते थे। हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। अब भुगतो। मैंने क्या किया? समीर की आवाज में दर्द था। मैंने कब हाँ में हाँ मिलाई? उन्होंने कभी मेरी सुनी ही कहां थी। अगले कई घंटे इसी बहस और लड़ाई में गुजर गए। राघव अपनी कॉर्पोरेट बुद्धि से कोई कानूनी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि आलोक सही कह रहा है। वसीयत मजबूत थी। अंजलि अपने मायके फोन करके रो रही थी। प्रिया कैलकुलेटर पर हिसाब लगा रही थी कि अगर यह पैसा मिल जाए तो उनकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, और इस वजह से उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। समीर अकेला था जो चुपचाप बैठा था। उसके कानों में उसके पिता के शब्द गूंज रहे थे, अपनी कला का सही उपयोग करते हुए गांव के बच्चों के लिए। पहली बार उसके पिता ने उसकी कला को एक काम कहा था, एक उद्देश्य दिया था। रात हो गई।
घर में कोई खाना नहीं बना। चारों अपने अपने कमरों में बंद थे, अपने अपने विचारों के चक्रव्यूह में फंसे हुए। बाहर सभी सदन हमेशा की तरह शांत और आलीशान लग रहा था, लेकिन अंदर एक परिवार अपनी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा के मुहाने पर खड़ा था। उनके पास एक हफ्ता था अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेने के लिए। लालच और नफरत के बीच का रास्ता चुनना था, या फिर उस अनजाने पहाड़ी रास्ते पर चलना था जिसके अंत में शायद उनकी विरासत इंतजार कर रही थी। एडवोकेट आलोक गुप्ता के जाने के बाद सभी सदन एक हफ्ते तक जैसे किसी प्रेशर कुकर की तरह भीतर ही भीतर सुलगता रहा। दिन खामोशी में कटते और रातें दबी दबी लड़ाइयों में। हर कोई जानता था कि घड्डी की सुइयां उस फैसले की तरफ बढ़ रही थी जो कोई लेना नहीं चाहता था। राघव ने अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल कर लिया। शहर के 3 सबसे बड़े वकीलों से मिला, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला, वसीयत कानूनी तौर पर अभेद्य है। आपके पिता ने कोई भी कमी नहीं छोड़ दी। हर मुलाकात के बाद राघव का गुस्सा और उसकी बेबसी बढ़ती जाती। 50 करोड़ की दौलत कांच के एक बक्से में बंद थी, जिसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था, और उसे पाने की चाबी एक ऐसे ताले में थी जिसे वह छूना भी नहीं चाहता था। अंजलि ने अपना दांव खेला। उसने अपने सारे डिजाइनर कपड़े और गहने सूटकेस में भरने शुरू कर दिए। मैं अपनी मां के घर जा रही हूं राघव, उसने रोते हुए कहा। तुम्हें चुनना होगा, या तो मैं या फिर वह जंगली पिछड़ा हुआ गांव। अगर तुम वहां गए तो वापस आकर मुझे इस घर में नहीं पाओगे। उधर प्रिया ने दूसरी रणनीति अपनाई। उसने समीर पर भावनात्मक दबाव बनाना शुरू कर दिया। वह रात रात भर जागकर उसे उनके कर्ज, बेटे के स्कूल की महंगी फीस और उनके अधूरे सपनों की याद दिलाती। सिर्फ 1 महीना समीर, वह लगभग फुसफुसाते हुए कहती। बस 1 महीने की तो बात है। सोचो, 25 करोड़। हमें फिर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तुम अपना बड़ा सा म्यूजिक स्टूडियो खोल सकते हो जैसा तुम हमेशा चाहते थे। हमारे बेटे को हम विदेश पढ़ने भेज सकते हैं। क्या तुम उसके भविष्य के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? समीर इस चक्रव्यूह में फंस गया था। एक तरफ उसे अपने पिता की अजीब सी शर्त में एक चुनौती और अपनी कला के लिए एक मकसद नजर आ रहा था, तो दूसरी तरफ प्रिया के तर्क उसे यथार्थ की कठोर जमीन पर खींच लाते थे। वह जानता था कि व्यावहारिक रूप से प्रिया सही थी। आखिरकार गुरुवार की शाम को ट्रेन छूटने से ठीक 24 घंटे पहले राघव ने हार मान ली। उसे समझ आ गया था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। उसने अंजलि को अपने स्टडी रूम में बुलाया। ठीक है, तुम जीती, राघव ने थकी हुई आवाज में कहा। अंजलि के चेहरे पर एक पल को विजय की मुस्कान आई, लेकिन राघव के अगले वाक्य ने उसे उठा दिया। हम सब वहां जा रहे हैं। क्या? मैंने साफ मैंने तुम्हारी बात सुन ली। राघव ने उसकी बात काटी। उसकी आवाज में अब एक कॉर्पोरेट हेड की सख्ती थी। अब तुम मेरी बात सुनो। अगर हम नहीं गए तो ये घर, ये गाड़ियां, तुम्हारी डायमंड की ज्वेलरी, तुम्हारी किटी पार्टियां, सब खत्म हो जाएगा। हम सड़क पर आ जाएंगे। अंजलि, क्या तुम वैसे जीना चाहती हो? अंजलि की आंखें फैल गईं। इसे 1 महीने की सजा मत समझो, राघव ने अब लहजा नरम करते हुए कहा। इसे एक एडवेंचर समझो, एक रस्टिक कॉर्पोरेट चैलेंज। हम इसे पूरा करेंगे, और जैसे ही हम वापस आएंगे मैं तुम्हें 1 महीने के लिए यूरोप की छुट्टियों पर ले जाऊंगा। जो चाहोगी वो मिलेगा। बोलो, मंजूर है? यूरोप की छुट्टियों और नए गहनों के लालच ने अंजलि के गुस्से पर मरहम का काम किया। उसने बेमन से सिर हिला दिया। चारों लोग लिविंग रूम में इकट्ठे हुए। फैसला हो चुका था, वे जा रहे थे। माहौल में कोई उत्साह नहीं था, बस एक गहरी उदासी और मजबूरी थी, जैसे 4 कैदी अपनी जा काटने के लिए निकल रहे हों। अगले दिन यानी शुक्रवार को पैकिंग का दृश्य किसी कॉमेडी शो से कम नहीं था। अंजलि अपने सबसे बड़े सूटकेस में हील्स, गाउन और मेकअप किट भरने की कोशिश कर रही थी। अंजलि, वहां गांव में कोई फैशन शो नहीं है? राघव ने खींच कर कहा। कुछ साधारण कपड़े रखो। मेरे पास साधारण कपड़े होते ही नहीं है, वह पलट कर चिल्लाई। प्रिया ने समझदारी दिखाते हुए सूती सलवार कमीज, कुछ बर्तन और एक फर्स्ट एड बॉक्स पैक किया।
लेकिन हर चीज बैग में रखते हुए वह बुदबुदा रही थी, करोड़ों की मालकिन बनने जा रहे हैं और साथ में डिस्प्रिन की गोलियां लेकर जानी पर डीएच रही हैं। राघव ने अपने लैपटॉप बैग को सबसे पहले तैयार किया, इस उम्मीद में कि उसे काम करने के लिए थोड़ा बहुत नेटवर्क तो मिल ही जाएगा। समीर ने चुपचाप अपने कपड़ों के साथ अपना गिटार और एक खाली नोटबुक रखी। शायद यही दो चीजें थीं जो उस अनजाने सफर में उसकी अपनी थीं। रात के 8 बजे वे सवी सदन से निकले। घर की नौकरानी शांति देवी ने उनकी आरती उतारने की कोशिश की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कार में स्टेशन तक का रास्ता खामोशी में कटा। हर कोई खिड़की से बाहर लखनऊ की जगमगाती सड़कों को देख रहा था, जैसे अपनी गुजरी हुई जिंदगी को अलविदा कह रहा हो। लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन का नजारा उनके लिए एक बड़ा झटका था। कुलियों का शोर, यात्रियों की भीड़, तरह तरह के खाने की मिलीजुली गंध और हर तरफ फैली गंदगी। अंजलि ने अपने महंगे स्कार्फ से अपनी नाक ढंक ली। हे भगवान, यहां तो सांस लेना भी मुश्किल है, वह फुसफुसाई। प्लेटफॉर्म ढूंढने और अपनी सेकंड क्लास स्लीपर बोगी तक पहुंचने में ही उन्हें 15 मिनट लग गए। कोच के अंदर का माहौल और भी भयावह था। उनकी 4 सीटों पर पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे। राघव को अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से अपनी सीट खाली करने के लिए बहस करनी पड़ी। जैसे ही ट्रेन ने सीटी बजाई और धीमी गति से चलना शुरू किया, चारों ने अपनी अपनी बर्थ पर पनाह ली। यह उनके उस सफर की शुरुआत थी जिसे वे बाद में नरक का सफर कहकर याद करने वाले थे। डिब्बे में भीड़ैत थी और शोर भी। कोई बच्चा रो रहा था तो कोई जोर जोर से फोन पर बात कर रहा था। टॉयलेट से आती तेज दुर्गंध ने जीना मुहाल कर दिया था। अंजलि ने तो अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी रात ऐसे ही पड़ी रही, जैसे किसी बुरे सपने के खत्म होने का इंतजार कर रही हो। राघव ने लैपटॉप खोलने की कोशिश की, लेकिन भीड़ और शोर में उसका ध्यान नहीं लगा। प्रिया ने समझदारी दिखाते हुए घर से लाए पराठे निकाले। खा लो, फिर पता नहीं कब और क्या मिलेगा। राघव और अंजलि ने तो देखने से ही मना कर दिया, लेकिन समीर ने चुपचाप 2 पराठे खा ली। वह जानता था कि आगे की लड़ाई के लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी। समीर अपनी बर्थ पर लेटकर खिड़की से बाहर देख रहा था। गुजरते हुए गांव, खेत और अंधेरे में टिमटिमाते दिए। ट्रेन की खटपट की लय उसे किसी धुन की तरह महसूस हो रही थी। एक पल को उसे लगा शायद यह उतना भी बुरा ना हो। तभी प्रिया ने उसे टोका, क्या देख रहे हो? सोने की कोशिश करो, कल बहुत लंबा और थकाने वाला दिन है। समीर का सपना टूट गया। सुबह जब उनकी आंख खुली तो ट्रेन काठगोदाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। वे चारों थके हुए, बिखरे हुए और चिद्दे मन से नीचे उतरे। पहाड़ों की ठंडी ताजी हवा ने उनका स्वागत किया, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई सुकून नहीं था। सामने ही एक पुरानी खचाखच भरी बस खड़ी, जिसके ऊपर पिथौरागढ़ का बोर्ड लगा था। यह उनके सफर का अगला चरण था। राघव ने एक लोकल टैक्सी वाले से बात करने की कोशिश की। पिथौरागढ़ के कितने लोग हैं? बाबूजी, बस ही जाती है, टैक्सी का परमिट नहीं है आगे का, उसने जवाब दिया। मजबूरन उन्हें अपने भारी भरकम सूटकेस के साथ उस भीड़ भरी बस में चढ़ना पड़ा। यह ट्रेन के सफर से भी ज्यादा मुश्किल साबित होने वाला था। काठगोदाम स्टेशन पर मिली ताजी हवा का एहसास क्षणिक था। जल्द ही वे पिथौरागढ़ जाने वाली एक पुरानी खटारा बस के अंदर थे, जो अपनी क्षमता से 2 गुने यात्रियों और सामान से भरी हुई थी। उनके महंगे सूटकेस बस की छत पर किसी तरह बांध दिए गए थे और वे खुद अंदर लोगों की भीड़ में सैंडविच बने हुए थे। बस जैसे ही चली, एक कर्कश संगीत बजने लगा। पहाड़ी धुनों और तेज ढोल की आवाज ने उनके सिर में दर्द कर दिया। बस ड्राइवर किसी माहिर खिलाड़ी की तरह खतरनाक घुमावदार मोड़ों पर बस को ऐसे दौड़ा रहा था जैसे उसे पहाड़ों की कोई परवाह ही ना हो। हर अंधे मोड़ पर बस का हॉर्न गूंजता और खाई की तरफ झांकने पर रूह कांप जाती। अंजलि का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसका सिर चकरा रहा था और उसे उल्टियां आ रही थी। उसने अपनी आंखों पर स्कार्फ बांध लिया था, जैसे बाहर के नजारे को न देखकर वह उस हकीकत से बच सकती। राघव, जो अपनी वातानुकूलित कार में सफर करने का आदी था, बेबसी से सीट को कसकर पकड़े हुए।
उसका कंट्रोल, उसका स्टेटस, सब कुछ इस बस के ड्राइवर के हाथ में था और यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने कंडक्टर से संगीत की आवाज कम करने को कहा तो कंडक्टर ने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे वह किसी दूसरे ग्रह से आया हो। प्रिया ने खुद को हालात के हिसाब से ढाल लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर कड़वाहट साफ झलक रही थी। वह मन ही मन हिसाब लगा रही थी। इस एक एक मिनट की तकलीफ की कीमत 25 करोड़ होनी ही चाहिए। इस पूरे नरक में शायद समीर ही अकेला था जो थोड़ी देर के लिए यह सब भूल गया था। खिड़की से बाहर का दृश्य अद्भुत था। हजारों फीट गहरी खाइयां, सीरही नुमा खेत, चीद्दा और देवदार के घने जंगल और बहुत दूर बादलों के बीच दिखती बर्फीली चोटियां। उसे लगा जैसे प्रकृति अपनी पूरी भव्यता के साथ उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। वह इस खूबसूरती में खोया ही था कि एक झटके से बस रुकी और उसका सिर सामने की सीट से टकरा गया। आ गया, आखिरी स्टॉप, कंडक्टर ने चिल्लाकर कहा। लगभग 8 घंटे के इस सफर के बाद जब वे नीचे उतरे तो उनके शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। वे सड़क के किनारे एक छोटी सी धूल भरी जगह पर खड़े जहां 2-4 चाय की दुकानें थीं। यह कोई कस्बा भी नहीं था। देवरा गांव किधर है? राघव ने पास खड़े एक आदमी से पूछा। उस आदमी ने अपनी उंगली से पहाड़ी पर जाते एक पतले पगडंडी जैसे रास्ते की ओर इशारा किया। ऊपर, उधर है गांव। उनके सामने अब कोई सड़क नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, बस एक कच्चा पथरीला रास्ता था जो ऊपर पहाड़ की ओर जा रहा था। हवा पतली और ठंडी थी, जिसमें सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा था। उन्होंने बस की छत से अपना सामान उतारा। अब सबसे बड़ी चुनौती इन भारी सूटकेसों को उस पहाड़ी रास्ते पर ले जाना था। यह तो मजाक है, हम ये सब उठाकर 5 किलोमीटर कैसे चलेंगे? अंजलि लगभग रो पड़ी। अब कोई और रास्ता नहीं है, चलना तो पड़ेगा, प्रिया ने दांत पीसते हुए कहा और अपना सबसे हल्का बैग उठा लिया। मजबूरन राघव और समीर ने सबसे बड़ी और भारी सूटकेस पकड़ और वे उस पगडंडी पर चढ़ने लगे। शुरुआत के 10 मिनट में ही उनकी सांसें फूल गईं। उनके शहर में पले बढ़े जिस्म इस तरह की मेहनत के आदी नहीं थे। रास्ता कहीं सपाट था तो कहीं सीधी चढ़ाई। पैरों के नीचे आते नुकीले पत्थर जूतों के अंदर से चुभ रहे थे। अंजलि की महंगी हील्स तो पहले ही जवाब दे गई थी, मुझसे और नहीं चला जाएगा। वह एक बड्ढे से पत्थर पर बैठते हुए हाँफने लगी। मेरे पैर टूट गए हैं। ड्रामा बंद करो अंजलि, राघव गुस्से से चिल्लाया। पसीने से उसका चेहरा और शर्ट भीग चुके थे। तुम्हारी वजह से हम और लेट हो रहे हैं, तो छोड़े दो मुझे, यहीं मर जाने दो। वह बच्चों की तरह रोने लगी। हाँ, यही तो एक काम तुम अच्छे से कर सकती हो, प्रिया ने ताना मारा। जब पैसे गिनने की बारी आएगी तब सबसे आगे खड्डी हो जाना। झगड़ा बढ़ता देख समीर ने बीच बचाव करने की कोशिश की। शांत हो जाओ सब, लड़ने से रास्ता छोटा नहीं हो जाएगा। लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। वे चारों बुरी तरह थक चुके थे। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। एक पल ऐसा आया जब राघव ने सूटकेस जमीन पर पटक दिया। भाड़ में जाए ये सब, वह चिल्लाया। नहीं चाहिए मुझे कोई 50 करोड़, मैं वापस जा रहा हूं, ये सब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। एक पल के लिए सबको लगा कि शायद यह सब यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रिया की आंखों में एक अजीब सी आग थी। वह राघव के सामने आकर खड़ी हो गई। वापस? वापस कहां जाओगे? उसी किराए के घर में, अपने कर्ज चुकाने के लिए? मैं वापस नहीं जा रही। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं खाली हाथ वापस जाने के लिए इतनी दूर नहीं आई हूं। उठो, उठाओ अपना सामान। प्रिया की उस आवाज में निराशा से जन्मी एक ऐसी ताकत थी जिसने बाकी सबको चुप करा दिया। वे जानते थे कि वह सही कह रही थी। वापस जाने का मतलब था हार मानना। बेमन से एक दूसरे को घूरते हुए वे फिर से उठे और लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने लगे। लगभग 2 घंटे की उस अंतहीन चढ़ाई के बाद जब वे एक मोद्दा पर पहुंचे तो उन्हें सामने देवरा गांव दिखाई दिया। यह वैसा गांव नहीं था जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। पहाड़ की ढलान पर बने कुछ पत्थर और लकड़ी के पुराने घर थे। कुछ घरों की छत पर पत्थर की स्लेटें थीं तो कुछ पर जंग लगी टिन की चादरें।
गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ औरतें अपने आंगन में काम करती दिखीं, जिन्होंने उन्हें अजनबी नजरों से देखा। हमारा घर कौन सा है? समीर ने एक बकरी चरा रहे लड़के से पूछा। लड़के ने गांव के आखिरी छोर पर बने एक घर की तरफ इशारा किया, जो बाकी घरों से थोड़ा अलग थलग था। जब वे वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने उनका पुश्तैनी घर नहीं, बल्कि एक खंडहर था। दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थीं, छत आधी धंस गई थी और दरवाजे की जगह बस एक खाली चौखट थी। आंगन में जंगली घास और झादियां उगाई थी। घर के बगल में ज्ञान कुंज पुस्तकालय की हालत और भी खराब थी। वह बस पत्थरों का एक ढेर लग रही थी। वे चारों उस खंडहर के सामने खड़े थे, गंदे, पसीने में लथपथ, थके हुए और पूरी तरह से हताश। पहाड़ों की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उन्हें अपने भविष्य की तपिश महसूस हो रही थी। यही वह जगह थी, यही उनकी कर्मभूमि थी और यही उनका घर था, अगले 1 महीने के लिए। सवी सदन के वातानुकूलित कमरों में रेशम की चादरों पर सोने वाले शर्मा परिवार के लिए वह शाम कयामत बनकर आई थी। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और उसके साथ ही उनका बचा खुचा धीरज भी। ठंडी हवा तेजी से चल रही थी और उनके साधारण कपड़े उस पहाड़ी सर्दी को रोकने के लिए नाकाफी थे। वे उस खंडहर के सामने मूर्ति की तरह खड़े थे। तो अब क्या? समीर ने आखिरकार खामोशी तोड़ दी। अब क्या? अंजलि हिस्टीरिया वाले अंदाज में हंसी। अब हम यहां इस जंगली घास और टूटे हुए पत्थरों के बीच सोएंगे। सुबह जंगली जानवर हमें खा जाएंगे और कहानी खत्म। यही तो चाहते थे तुम्हारे पिताजी। चिल्लाना बंद करो और दिमाग से काम लो। इस बार प्रिया की आवाज में ताना नहीं, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। हम यहां खड़े खड़े जम जाएंगे। अंदर चलकर देखते हैं, शायद सिर छुपाने के लिए कोई कोना मिल जाए। किसी के पास इससे बेहतर कोई योजना नहीं थी। डरते डरते वे चारों उस टूटी हुई चौखट के पार हुए। अंदर का दृश्य बाहर से भी ज्यादा भयानक था। छत का एक बड़ा हिस्सा गिर चुका था, जिससे आसमान साफ दिख रहा था। हर तरफ मकड़ी के जाले, धूल और चमगादड़ों की गंध थी। एक कोने में कुछ टूटी हुई लकड़ियां और पुराने जंग लगे बर्तन पड़े थे। एक भूली बिसरी जिंदगी के अवशेष। यहां तो जानवर रहते होंगे, अंजलि ने कांपती आवाज में कहा। फिलहाल हम भी जानवर जैसी ही हालत में हैं, राघव ने कड़वाहट से कहा। यह पहली बार था जब उसने अपनी बेबसी को इतने साफ शब्दों में स्वीकार किया था। उन्होंने उस खंडहर में एक ऐसा कोना ढूंढा जहां छत का हिस्सा सलामत था। यह एक छोटा सा कमरा रहा होगा। अब उनका पहला काम उस जगह को साफ करना था। राघव, जिसने कभी अपने हाथ से एक गिलास भी उठाकर नहीं रखा था, टूटी हुई लकड़ियों और पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रहा था। अंजलि एक कोने में खड़ी चीख रही थी जब उसे एक बड़ा सा मग्दा दिखा। प्रिया ने अपने दुपट्टे से मुंह बांध दी और एक लकड़ी की मदद से जमीन साफ करने लगी। समीर ने बाहर से कुछ सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ये क्या कर रहे हो? राघव ने पूछा। आग जलाने के लिए, समीर ने जवाब दिया। मैंने फिल्मों में देखा है, सर्दी बहुत है, बिना आग के रात गुजारना मुश्किल होगा। अंधेरा घिर चुका था। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में वे काम कर रहे थे, लेकिन बैटरी तेजी से खत्म हो रही थी। बड़ी मुश्किल से, कई कोशिशों के बाद, समीर 2 पत्थरों को रगड़ कर एक चिंगारी पैदा करने में कामयाब हुआ। जब सूखी पत्तियों ने आग पक दी और छोटी छोटी लपटें नाचने लगीं, तो उन चारों के चेहरों पर एक पल के लिए राहत का भाव आया। उस छोटी सी आग की रोशनी और गर्मी उस वक्त उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लग रही थी। वे आग के चारों ओर बैठ गए। प्रिया ने बैग से घर से लाए हुए ठंडे पराठे निकाले। अंजलि ने पहले तो मुंह बनाया, लेकिन भूख के आगे उसकी अकल ज्यादा देर टिक नहीं सकी। चुपचाप चारों ने वह बेस्वाद और ठंडा खाना खाया। यह उनके जीवन का शायद सबसे अपमानजनक डिनर था। पेट में कुछ जाने के बाद उनकी बची खुची ऊर्जा लड़ने के लिए वापस आ गई। यह सब तुम्हारे पिता की वजह से है, राघव ने समीर पर निशाना साधा। हमेशा से ही ऐसे अजीब और अव्यावहारिक थे, और तुम्हारे पिता क्या बहुत सुलझे हुए थे। प्रिया ने पलटवार किया। उन्होंने तुम्हें सिवाय पैसे की पूजा करने के और सिखाया ही क्या है? बात बढ़ती गई।
और जल्द ही वे एक दूसरे पर अपनी सारी भड़ास निकालने लगे। लेकिन पहाड़ों की उस गहरी खामोशी में उनकी चीखें ज्यादा देर नहीं टिकी। जब वे लेचिलट लड़कर थक गए तो एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। यह शहर का सन्नाटा नहीं था जिसमें ट्रैफिक का हल्का शोर होता है। यह पहाड़ों का गहरा निरपेक्ष सन्नाटा था जिसमें सिर्फ हवा की साई साई और किसी अनजाने कीधे की आवाज थी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी दुनिया से कितने दूर और अकेले हैं। यहां मदद के लिए चिल्लाने पर भी कोई नहीं आएगा। वे सिर्फ एक दूसरे के भरोसे थे। वे 4 लोग जो एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते थे। उस रात वे उसी साफ किए हुए कोने में एक दूसरे से कुछ दूरी पर छत और ठंडी जमीन पर लेट गए। आग अब लगभग बुझ चुकी थी। राघव खुली आंखों से अंधेरे में छत को घूर रहा था। उसका वीपी वाला दिमाग, उसका अहंकार, सब कुछ यहां बेकार था। उसे अपने पिता पर भयानक गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा खुद पर आ रहा था कि वह इतना मजबूर कैसे हो गया। अंजलि चुपचाप रो रही थी। उसे अपना आरामदायक बिस्तर, अपना वार्डरोब, अपनी सहेलियां, सब याद आ रहा था। यह एक बुरा सपना था और वह बस जागना चाहती थी। प्रिया भी जाग रही थी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। 29 दिन, अभी 29 दिन और इस नरक में गुजारने थे। क्या वह कर पाएगी? क्या यह सब इसके लायक था? समीर उन सबसे अलग था। वह बाहर आया और उसने आसमान की और देखा। शहर के धुएं और रोशनी से दूर यहां आसमान साफ था और अनगिनत तारों से जगमगा रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने तारे एक साथ नहीं देखे। उसे अपना अस्तित्व उस ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा महसूस हुआ। एक पल के लिए उसे अपने पिता की योजना में सनक नहीं, बल्कि कोई बहुत गहरा मतलब नजर आया। उसने अपने पास रखे गिटार के केस को छुआ, जैसे किसी पुराने दोस्त से ताकत मांग रहा हो। उस खंडहर में 4 टूटे हुए इंसान अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात गुजार रहे थे, इस बात से अनजान कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली परीक्षा तो कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होने वाली थी। पहाड़ों में सुबह जल्दी होती है। सूरज की पहली किरण जब टूटी हुई छत के रास्ते उस खंडहर में पहुंची तो चारों एक एक करके जाग गए। लेकिन यह किसी आरामदायक होटल की सुबह नहीं थी। उनके शरीर सख्त जमीन पर सोने की वजह से बुरी तरह अकद्दे हुए थे। रात की बची खुची आग अब ठंडी राख में बदल चुकी थी और सुबह की ठंड हड्डियों तक महसूस हो रही थी। दिन की रोशनी ने उस जगह की वीरानी और गंदगी को और भी भयानक रूप में दिखाया। हर तरफ गड्ढे, धूल और मलबे का साम्राज्य था। मुझे वॉशरूम जाना है, अंजलि ने रोनी सूरत बनाकर कहा। यह एक ऐसा सवाल था जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। यहां न कोई वॉशरूम था, न पानी का नल। आधुनिक जीवन की सबसे बुनियादी जरूरतें भी यहां एक विलासिता थीं। कुछ देर की बहस के बाद यह तय हुआ कि पानी का इंतजाम करने और काम शुरू करने के लिए कुछ औजार और खाने पीने का सामान खरीदने के लिए उन्हें गांव में जाना ही पड़ेगा। अपने गंदे और सिकुड़े हुए शहरी कपड़ों में वे चारों किसी दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी लग रहे थे। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि वे सबके ध्यान का केंद्र बन गए हैं। घूंघट किए औरतें जो अपने आंगन में काम कर रही थीं, उन्हें घूरने लगी। हुक्का पी रहे बुजुर्गों की बातचीत थम गई। उनकी आंखों में स्वागत नहीं, बल्कि एक गहरा संदेह और बेरुखी थी। नमस्ते, राघव ने अपनी कॉर्पोरेट वाली बनावटी मुस्कान के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे कुछ आदमियों से कहा। हम बृजमोहन शर्मा जी के बेटे हैं। हमें मरम्मत के काम के लिए कुछ औजार जैसे हथौदा, फावदा कहां से मिल सकते हैं? एक बूढ़े आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, अपने हुक्के का एक लंबा कश खींचा और धीरे से धुआं छोड़ते हुए बोला, शहर में मिलते हैं? नहीं, हमारा मतलब है, क्या गांव में कोई दुकान है या कोई हमें किराए पर दे सकता है? राघव ने अपनी झुंझलाहट छिपाते हुए पूछा। पता नहीं, बूढ़े आदमी ने कंधे उचका दिए और वापस अपनी बातचीत में लग गया। यह अपमानजनक था। राघव शर्मा, जिससे मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेते थे, उसे एक गांव का बुजुर्ग ऐसे नजरअंदाज कर रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर एक घर के बाहर पानी भर रही महिला से पूछा, माफ कीजिएगा, पीने का पानी कहां मिलेगा? महिला ने बिना कुछ बोले
पास के एक पुराने काई लगे पत्थर के बने हैंडपंप नौला की ओर इशारा कर दिया और अपना घड़ा उठाकर चली गई। हर जगह उन्हें इसी तरह की बेरुखी और उदासीनता का सामना करना पड़ा। लोग उनसे बात करने से कतरा रहे थे। ये कोई खुली दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उससे भी ज्यादा चुभने वाली चीज थी। वे उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे, जैसे उनका वहां होना या ना होना कोई मायने ही नहीं रखता। प्रिया ने पास की एक छोटी सी दुकान से दाल चावल खरीदने की कोशिश की तो दुकानदार ने सामान तो दे दिया, लेकिन एक शब्द भी फालतू नहीं बोला और न ही कोई मदद की पेशकश की। लगभग 1 घंटे तक गांव में भटकने के बाद वे खाली हाथ और बुझे हुए मन से अपने खंडहर में लौट आए। ये कैसे लोग हैं? अंजलि गुस्से से बोली। इनमें तो जरा भी तमीज नहीं है। वे हमें परख रहे हैं, समीर ने धीरे से कहा, जो अब तक चुप था। वे देखना चाहते हैं कि हम यहां क्या करने आए हैं। परख रहे हैं? कौन होते हैं वे हमें परखने वाले? राघव चिल्लाया। डैड ने हमें यहां मदद मांगने के लिए भेजा है या जलील होने के लिए? उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। बिना औजारों के वे काम कैसे शुरू करते? बिना किसी की मदद के वे 1 महीना यहां कैसे गुजारते? एक बार फिर वापस जाने का ख्याल सबके मन में आने लगा। वे हताशा में बैठे ही थे कि समीर की नजर घर के पीछे उगी जंगली झादियों के बीच एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। वह एक छोटे से कमरे या शायद तहखाने का दरवाजा लग रहा था, जिस पर एक बद्धा सा जंग लगा ताला लटका हुआ था। ये क्या है? उसने सबको इशारा किया। एक नई उम्मीद जगी। राघव ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस पुराने ताले पर वार करने लगा। कई छोटों के बाद जंग लगा ताला टूटकर नीचे गिर गया। उन्होंने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा और सीलन की तेज गंध थी। अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर जब उन्होंने अंदर देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अंदर धूल और जालों के बीच उनके पुरखों के पुराने औजार रखे हुए थे। एक भारी हथौड़ा, एक मजबूत फावदा, एक कुदाल, कुछ कीलें और एक बड्डी सी आरी। वे सब पुराने और जंग लगे हुए थे, लेकिन काम करने की हालत में थे। एक कोने में मिट्टी के तेल से जलने वाली एक लालटेन भी रखी थी। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन उस पल में ये उन्हें किसी खजाने के मिलने जैसा लगा, जैसे उनके पिता या परदादा ने जानते बूझते हुए उनके लिए यह छोटी सी मदद छौदात दी हो। वे औजारों को बाहर धूप में लेकर आए। गांव वालों की बेरुखी ने उन्हें जो घाव दिया था, इन बेजान औजारों ने उस पर मरहम का काम किया था। अब वे किसी के मोहताज नहीं थे। काम मुश्किल था, गांव उनके खिलाफ था, लेकिन अब कम से कम उनके पास लड़ने के लिए हथियार थे। राघव ने फावदा उठाया, समीर ने हथौड़ा। उनके मुलायम शहर के हाथों और उन औजारों के खुरदुरे जंग लगे हैंडलों के बीच मीलों का फासला था। यह फासला सिर्फ धातु और त्वचा का नहीं, बल्कि उनकी बीती हुई जिंदगी और आने वाले भविष्य का था। सवाल अब यह नहीं था कि काम कैसे होगा, सवाल यह था कि क्या वे इस काम को करने लायक इंसान बन पाएंगे। अगली सुबह की शुरुआत एक नए तरह के तनाव से हुई। औजार उनके पास थे, लेकिन खंडहर जस का तस खड़ा उन्हें मुंह चिढ़ा रहा था। काम इतना ज्यादा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे शुरू कहां से किया जाए। हमेशा की तरह राघव ने एक लीडर की तरह स्थिति को संभालने की कोशिश की। ओके टीम, हमें इसे एक प्रोजेक्ट की तरह लेना होगा, उसने अपने मैनेजर वाले अंदाज में कहा। सबसे पहले हमें मलबा हटाना होगा। समीर, तुम उस गिरी हुई दीवार के पत्थर हटाना शुरू करो। प्रिया, तुम आंगन साफ करो। और अंजलि, तुम नजर रखो कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। यह योजना शुरू होने से पहले ही फेल हो गई। क्या मतलब नजर रखो? अंजलि भड़क गई। मैं कोई सुपरवाइजर नहीं हूं, मैं इस गंदगी के पास भी नहीं खड़ी होंगी। प्रिया ने भी फावदा उठाते हुए ताना कसा। हां, कुछ लोग सिर्फ हुक्म चलाने के लिए ही पैदा होते हैं, काम करने के लिए नहीं। बहस को नजरअंदाज करते हुए राघव ने खुद को साबित करने का फैसला किया। उसने सबसे भारी हथौड़ा उठाया और आंगन के बीच पड़े एक बढ़े से पत्थर पर पूरी ताकत से वार किया। वह दिखाना चाहता था कि वह सिर्फ दिमाग से ही नहीं, ताकत से भी काम कर सकता है। लेकिन शहर के जिम में वजन उठाने और पहाड़ा पर पत्थर तोड़ने में बहुत फर्क था। उसका निशाना चूका
और हथौड़े का हैंडल उसके हाथ से फिसलकर सीधा उसकी कलाई पर जा लगा। आ! एक तेज चीख के साथ राघव ने हथौड़ा फेंक दिया और अपना हाथ पकड़कर बैठ गया। उसकी हथेली छिल गई थी और कलाई में तेजी से सूजन आ रही थी। ये पहली चोट थी। ये सिर्फ राघव के हाथ पर नहीं, बल्कि उसके अहंकार पर लगी थी। अंजलि घबराकर चीखने लगी। प्रिया दौड़कर अपना फर्स्ट एड बॉक्स ले आई और बेमन से उसके हाथ पर दवा लगाने लगी। बहुत बढ़िया, प्रिया ने कहा। प्रोजेक्ट मैनेजर पहले ही दिन घायल हो गए, अब तो यह काम अगले जन्म में ही पूरा होगा। बस इसी चिंगारी की जरूरत थी। पिछले 3 दिनों से दबा हुआ सारा गुस्सा, सारी हताशा एक साथ बाहर आ गई। हाँ, सब मेरी ही गलती है, राघव दर्द से कराहते हुए चिल्लाया। मेरे सन की बाप ने हमें यहां मरने के लिए भेज दिया और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तो और क्या करूं? आरती उतारूं तुम्हारी? प्रिया ने पलटकर जवाब दिया। तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता। सिर्फ मैं और समीर गधों की तरह लगे हुए हैं। अंजलि रो रही थी और सबको कोस रही थी। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनकी आवाजें पूरे गांव में गूंजने लगी। वे अपनी लड़ाई में इतने मग्न थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उन्हें देख रहा है। यह वही बूढ़े आदमी थे जिन्होंने राघव को सुबह बेरुखी से जवाब दिया था। उनका नाम खीमानंद था और वह गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे, ब्रजमोहन के पिता के दोस्त। वह चुपचाप खड़े हाथ में अपनी लाठी ले उन्हें लड़ते हुए देखते रहे। उनकी शांत और अनुभवी आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी उपस्थिति ही काफी थी कि शर्मा परिवार को अपनी मूर्खता का एहसास हो जाए। एक एक करके वे सब चुप हो गए। खीमानंद धीरे धीरे चलकर उनके पास आए। उन्होंने राघव के सूजे हुए हाथ को देखा और फिर जमीन पर पड़े हथौड़े को। शहर का बाबू, उनकी आवाज में न कोई हमदर्दी थी न मजाक, बस एक सपाट सच्चाई थी। हथौड़ा ताकत से नहीं, अक्ल से चलाते हैं, ऐसे नहीं। उन्होंने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया। ऐसे पकड़ ढाते हैं। उन्होंने हथौड़ा उठाया और दिखाया कि उसे कहां से पकड़ना है, कलाई को कैसे सीधा रखना है और चोट कहां करनी है। फिर उन्होंने एक ही सधी हुई चोट में उस बड्ढे पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए, जिसे तोड़ने में राघव ने खुद को घायल कर लिया था। खीमानंद ने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने हथौड़ा नीचे रखा और जैसे आए थे वैसे ही चुपचाप अपनी लाठी टेकते हुए चले गए। यह एक छोटा सा सबक था, लेकिन किसी चांटे से कम नहीं था। वे समझ गए कि गांव वाले उनसे बेरुखी क्यों दिखा रहे थे। वे सिर्फ शहरी बाबू थे जो पहाड़े पर आकर अपनी नासमझी का प्रदर्शन कर रहे थे। खीमानंद के जाने के बाद वहां एक लंबी असहज खामोशी छा गई। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। पहली बार उन्हें अपनी असली औकात का अंदाजा हुआ था। समीर ने चुपचाप हथौड़ा उठाया और खीमानंद की बताई हुई तरकीब से एक पत्थर तोड़ने की कोशिश की। इस बार पत्थर आसानी से टूट गया। प्रिया भी बिना कुछ बोले आंगन से मलबा हटाने लगी। राघव का अहंकार चूर चूर हो चुका था। वह भारी काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक दूसरा काम शुरू किया। मलबे के ढेर से काम लायक पत्थरों और लकड़ियों को छांट कर अलग करना। अंजलि ने देखा कि सब काम कर रहे हैं। अकेला खड्डा रहना उसे और भी ज्यादा चुभ रहा था। वह अनिच्छा से उठी, पास पड़ी एक बाल्टी उठाई और गांव के उस नौले की तरफ चल दी जहां से सुबह एक औरत ने उसे पानी भरने का इशारा किया था। यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम था, लेकिन उसने किया। उस दिन सूरज ढलने तक उन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया था। घर अब भी एक खंडहर ही था, लेकिन कुछ बहुत जरूरी बदल गया था। शाम को वे आग के पास बैठे थे। उनके हाथ पैरों में दर्द था, हथेलियों पर छाले पड़ गए थे और शरीर धूल से सना हुआ था। प्रिया ने जैसे तैसे आग पर दाल चावल की खिचड़ी बनाई थी। आज रात कोई लड़ाई नहीं हुई, सब चुपचाप खा रहे थे। यह खामोशी गुस्से की नहीं, बल्कि गहरी शारीरिक थकावट की थी। उन्होंने पहला दिन पूरा कर लिया था। उन्होंने चोट खाई थी, झगड़ा किया था, जलील हुए थे, लेकिन उन्होंने काम भी किया था। पहली बार उन्होंने एक टीम की तरह काम किया था। एक टूटी फूटी बेमन से बनी टीम, लेकिन फिर भी एक टीम। रास्ता अभी बहुत लंबा था, लेकिन पहला सबसे मुश्किल कदम उन्होंने उठा लिया था।
काम का दूसरा दिन पहले दिन से भी ज्यादा मुश्किल था। अब उनके शरीर सिर्फ थके हुए नहीं थे, बल्कि हर जोड़ और हर मांसपेशी में दर्द हो रहा था। रात को मिली अधूरी नींद के बाद सुबह उठना एक साज ऐसा लग रहा था, लेकिन अब उनके पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। भूख और जरूरतें उनसे काम करवा रही थीं। धीरे धीरे एक अनकही और अनचाही दिनचर्या बनने लगी। सुबह उठकर नौले से पानी की बाल्टियां ढोकर लाना, आग जलाकर चाय और खिचड़ी जैसा कुछ बनाना, और फिर सूरज ढलने तक पत्थर ढोना, मलबा हटाना और लकड़ियां छांटना। शुरुआती उत्साह और गुस्सा अब एक गहरी खामोश थकावट में बदल चुका था। बड़ी बड़ी लड़ाइयों की जगह अब काम के बीच होने वाली छोटी मोटी नोकझोंक ने ले ली थी। पत्थर ठीक से रखो राघव, गिर जाएगा। अंजलि, पानी की एक और बाल्टी ले आओ, बातें बाद में कर लेना। समीर, फावदा ठीक से पकड़ो, पैर पर मार लोगे। उनकी पुरानी पहचानें अब धीरे धीरे धुंधला रही थी और उनकी नई भूमिकाएं उभर रही थीं। राघव, जिसका हाथ अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, अपनी मैनेजर वाली आदत को अब मलबे के प्रबंधन में इस्तेमाल कर रहा था। वह जमीन पर लकीरें खींचकर योजना बनाता कि किस हिस्से को पहले साफ करना है। प्रिया ने घर के अंदर के सारे संसाधनों, राशन, पानी और पैसे का हिसाब अपने हाथ में ले लिया था। वह सुनिश्चित करती कि कुछ भी बर्बाद ना हो। समीर, जो शारीरिक रूप से सबसे कमजोर था, सबसे ज्यादा धैर्यवान साबित हो रहा था। वह घंटों बैठकर पत्थरों को सही आकार में तोड़ ढाने की कोशिश करता। उसकी कलात्मक आंखें उसे यह समझने में मदद कर रही थीं कि पुरानी दीवारों को दोबारा कैसे खड्डा किया जा सकता है। सबसे बड़ा बदलाव अंजलि में आया। पहले कुछ दिन तो उसने सिर्फ शिकायतें की, लेकिन जब उसने देखा कि कोई उसकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वह गहरे बोरियत का शिकार हो गई। उस बोरियत से बचने के लिए उसने खुद के लिए एक काम ढूंढ निकाला। उसने मलबे से मिले पुराने टेढ़े मेढ़े बर्तनों को राख और मिट्टी से मांजना शुरू किया। जब कई घंटों की मेहनत के बाद एक पुराना पीतल का लोटा चमकने लगा, तो उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक हल्की सी संतुष्टि की चमक थी। यह शायद उसकी जिंदगी का पहला काम था जो उसने किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ करने के लिए किया था। गांव वाले अब भी दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अब उनकी नजरों में बेरुखी के साथ एक हल्की सी हैरानी भी शामिल हो गई थी। वे शायद उम्मीद कर रहे थे कि ये शहरी बाबू 2-3 दिन में हार मानकर चले जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वे हर रोज सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, तो उनकी धारणा थोड़ी बदलने लगी। खीमानंद हर दिन एक बार उस रास्ते से गुजरते, एक पल के लिए रुकते, उनके काम को देखते और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते। उनका यह मौन निरीक्षण किसी परीक्षा से कम नहीं था। 1 हफ्ता बीत गया। घर अब भी खंडहर था, लेकिन थोड़ा साफ दिखने लगा था। आंगन से मलबा हट चुका था और टूटी दीवारों का ढेर एक कोने में तरतीब से लग गया था। उस दिन वे ज्ञान कुंज पुस्तकालय वाले हिस्से की सफाई कर रहे थे। वह जगह सबसे ज्यादा तबाह हुई थी। छत पूरी तरह से गिर चुकी थी और किताबें मिट्टी और पत्थरों के नीचे दबकर गल चुकी थी। समीर और राघव मिलकर एक बड़ी सी पत्थर की सिल्ली हटाने की कोशिश कर रहे थे, जो किसी पुरानी अलमारी पर गिरी हुई थी। जब उन्होंने पूरी ताकत लगाकर सिल्ली को खिसकाया, तो उसके नीचे दबी लकड़ी की अलमारी का एक छोटा सा गुप्त दराज दिखाई दिया। वह किसी तरह बच गया था। बड़ी उत्सुकता से समीर ने उसे खोला। अंदर धूल में लिपटी हुई एक छोटी सी चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला, ऊपर जमी धूल को फूंक कर हटाया। डायरी बहुत पुरानी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहले पन्ने पर सुंदर पुरानी हिंदी की लिखावट में नाम लिखा था, श्री गंगाधर शर्मा। यह तो परदादाजी का नाम है, राघव ने कांपती आवाज में कहा। उस शाम जब दिन का काम खत्म हो गया और वे चारों आग के पास बैठे थे, तो राघव ने वह डायरी खोली। लालटेन की पीली रोशनी में उसने पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। लिखावट थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन शब्द दिल में उतर रहे थे। दिनांक 12 मई 1890। आज इस घर की नींव का पहला पत्थर रखा। देवरा की यह भूमि सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारी जड़ें हैं। शहर की भाग दौड़ में बहुत कुछ कमाया, पर मन की शांति यहीं आकर मिलती है।
मेरी इच्छा है कि यह घर सिर्फ 4 दीवारें ना हो, बल्कि एक ऐसा आश्रय बने जहां मेरी आने वाली पीढ़ियां लौटकर अपनी जड़ों की मजबूती को महसूस कर सकें। इसके बगल में यह छोटा सा पुस्तकालय ज्ञान कुंज बनवा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि मेहनत से कमाया अन्न तन को पालता है, पर ज्ञान आत्मा को सींचता है। जो पीढ़ी अपनी जड़ों की मिट्टी और अक्षरों की स्याही दोनों का सम्मान करेगी, उसे दुनिया की कोई आंधी नहीं हिला सकेगी। राघव पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसकी आवाज भरा गई थी। आग की लपटों के पार उसने बाकी तीनों के चेहरों को देखा। अंजलि की आंखें नम थीं। प्रिया स्थिर नजरों से आग को घूर रही थी और समीर डायरी को ऐसे देख रहा था जैसे उसे कोई पवित्र ग्रंथ मिल गया हो। पहली बार उन्हें अपने इस मुश्किल काम में एक मतलब नजर आया। वे सिर्फ एक शर्त पूरी नहीं कर रहे थे, वे अपने परदादा के एक सपने को फिर से जी रहे थे। यह घर अब सिर्फ करोड़ों की जायदाद का रास्ता नहीं था, यह उनकी अपनी पहचान, उनकी विरासत का प्रतीक बन गया था। उस रात की खामोशी में थकावट के साथ साथ एक नई समझ का जन्म हो रहा था। परदादाजी की डायरी का मिलना उनके लिए सिर्फ एक भावनात्मक क्षण नहीं था, वह उनके संघर्ष में एक नया मोड़ साबित हुआ। उस रात के बाद से उनकी दिनचर्या में एक और चीज जो ढह गई। हर शाम काम खत्म होने के बाद वे आग के पास बैठते और राघव या समीर बारी बारी से उस डायरी के कुछ पन्ने पढ़ते। वह डायरी एक चमत्कार थी। उसमें सिर्फ गहरी फिलोसॉफिकल बातें नहीं थीं, बल्कि घर बनाने की व्यावहारिक जानकारियां भी थीं। एक पन्ने पर लिखा था, पहाड़ में घर सिर्फ ईंट गाड़े का जोड़ नहीं होता, यहां का हर पत्थर दूसरे पत्थर से बात करता है। बिना मसाले के पत्थरों को इंटरलॉकिंग तरीके से जमाने की कला हमारे पुरखों ने सिखाई है, ताकि घर भूकंप में भी मजबूती से खड़ा रहे। एक और जगह लिखा था, दीवारों की लिपाई के लिए पास की पीली मिट्टी और चीदे की पत्तियों का लेप सबसे उत्तम होता है। ये घर को सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखता है। यह पेवचकर उन्हें अपने काम की दिशा मिल गई। वे अब सिर्फ मलबा नहीं हटा रहे थे, वे एक भूली हुई कला को फिर से सीख रहे थे। समीर को खास तौर पर पत्थर जमाने की उस पुरानी तकनीक से लगाव हो गया। वह घंटों लगाकर सही आकार के पत्थर ढूंढता और उन्हें एक दूसरे में फंसाने की कोशिश करता। राघव अपनी प्रबंधन क्षमता का इस्तेमाल अब गांव के आसपास पीली मिट्टी और दूसरी जरूरी चीजें खोजने में लगा रहा था। उनका काम अब एक बोझ नहीं, बल्कि एक रचना थी, एक सम्मान था जो वे अपने पूर्वज को दे रहे थे। उनकी मेहनत और बदले हुए रवैये को गांव वाले अब सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि महसूस भी कर रहे थे। अब जब वे नौले पर पानी भरने जाते तो एकाध महिला उनसे मुस्कुराकर बात कर लेती। दुकान वाला अब उन्हें देखकर सिर हिला देता। बेरुखी की मोटी बर्फ की परत अब धीरे धीरे पिघल रही थी। असली बदलाव उस दिन आया जब वे घर की मुख्य चौखट के ऊपर का भारी पत्थर लिंटेल लगाने की कोशिश कर रहे थे। वह पत्थर बहुत भारी था और 4 लोगों के लिए उसे उठाकर सही जगह पर टिकाना नामुमकिन साबित हो रहा था। घंटों की कोशिश के बाद वे थककर हार मानने की कगार पर थे। तभी वहां खीमानंद आ गए। वह कुछ देर चुपचाप उन्हें संघर्ष करते हुए देखते रहे। फिर उन्होंने पास से गुजर रहे 2 नौजवानों को आवाज दी, अरे भुवन, पूरन, आओ जरा, बाबू लोगों की मदद करो। यह एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार गांव के किसी व्यक्ति ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। दोनों नौजवान, जो अब तक उन्हें अजनबी ही समझते थे, खीमानंद का आदेश टाल नहीं सके। वे आगे आए। उनके अनुभवी हाथों और पहाड़ी ताकत के आगे वह काम मिनटों का था। उन्होंने लकड़ी के गट्टों का सहारा लगाकर और सही तरीके से जोर लगाकर उस भारी पत्थर को आसानी से चौखट पर टिका दिया। राघव ने कृतज्ञता से हाथ जोड़ ढककर खीमानंद को धन्यवाद कहा। खीमानंद के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई। तुम्हारे परदादा गंगाधर जी खुश होते आज। वो कहते थे, अकेला इंसान पत्थर उठा सकता है, पर घर बनाने के लिए पूरा गांव लगता है। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे राघव और समीर के रोंगटे खड़े हो गए। गंगाधर जी ने अपनी डायरी में हिम्मत सिंह का जिक्र किया होगा। मैं उसी का पोता हूं। अचानक
इतिहास जिंदा हो उठा। वह डायरी अब सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि उनके और गांव के बीच का एक पुल थी। उस शाम प्रिया ने अपनी बची खुची चाय पत्ती और शक्कर से उन लोगों के लिए चाय बनाई। खीमानंद और दोनों नौजवान उनके साथ उसी आंगन में जमीन पर बैठे और चाय पी। चाय का वह साधारण सा कप किसी शाही दावत से बढ़कर था। उसने अविश्वास की उस दीवार को गिरा दिया था जो अब तक उनके बीच खड़ी थी। जब भुवन और पूरन चले गए तो खीमानंद वहीं बैठे रहे। लाओ पढ़ो, आज क्या लिखा है तुम्हारे परदादा ने, उन्होंने कहा। उस शाम जब समीर ने डायरी पढ़नी शुरू की तो वे अकेले नहीं थे। उनके साथ उनका वर्तमान और उनका अतीत दोनों बैठे थे। खीमानंद डायरी के कुछ हिस्सों को सुनकर अपनी यादें जोड़ते। हाँ, ये वाला किस्सा मुझे मेरे दादाजी ने सुनाया था। घर की चौखट लग चुकी थी। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं था, ये एक नए रिश्ते की दहलीज थी। वे अब सिर्फ शहर से आए 4 अजनबी नहीं थे, वे देवरा गांव की कहानी का एक हिस्सा बन रहे थे। और यह एहसास उस 50 करोड़ की विरासत से कहीं ज्यादा कीमती था। जैसे जैसे घर की टूटी दीवारें जुड़ने लगीं, वैसे वैसे शर्मा परिवार के सदस्यों के मन के घाव भी भरने लगे। गांव वालों की मदद से अब काम थोड़ा आसान हो गया था। यह सहयोग सिर्फ शारीरिक मेहनत तक सीमित नहीं था, यह एक मौन स्वीकृति थी। अब वे शहर के बाबू नहीं, बल्कि गंगाधर जी के नाती पोते थे। घर की मरम्मत अब एक सामूहिक प्रयास बन चुकी थी, जिसने राघव और समीर को उनकी व्यक्तिगत चुनौतियों पर ध्यान देने का मौका दिया। राघव की यात्रा, आंकड़ों से कहानियों तक। राघव के लिए अपने परिवार के इतिहास पर 5000 शब्दों का लेख लिखना किसी बोर्ड मीटिंग की प्रेजेंटेशन बनाने से ज्यादा मुश्किल था। वह आंकड़ों और तथ्यों का आदमी था, भावनाओं और कहानियों का नहीं। उसने अपनी कॉर्पोरेट आदत के अनुसार एक नोटबुक में सवालों की सूची बनाई और हर शाम खीमानंद के साथ एक इंटरव्यू सत्र शुरू किया। परदादा जी का जन्म कब हुआ था, उन्होंने पहली जमीन कब खरीदी, उसके सवाल सीधे और सपाट थे। खीमानंद मुस्कुराते। वह उसे सीधे जवाब नहीं देते, बल्कि एक कहानी सुनाना शुरू कर देते। तारीख तो याद नहीं बेटा, पर इतना याद है कि उस साल भयंकर सूखा पड़ा था। तुम्हारे परदादा ने ही अपनी जमा पूंजी से गांव में एक कुआं खुदवाया था। तब से शुरू शुरू में राघव को गुस्सा आता, उसे यह सब समय की बर्बादी लगती, लेकिन धीरे धीरे वह उन कहानियों के प्रवाह में बहने लगा। उसने जाना कि उसके परदादा सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी इंसान थे। उसने अपने दादाजी की जिद और दादी जी की दयालुता के किस्से सुने। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये जीते जागते इंसान थे जिनकी विरासत उसके खून में थी। अब वह सिर्फ खीमानंद से नहीं, बल्कि गांव के दूसरे बुजुर्गों के पास भी जाकर बैठने लगा। वह अब सवाल नहीं पूछता था, वह बस सुनता था। उसने सीखा कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं, बल्कि इंसानी जज्बातों और रिश्तों का एक ताना बाना है। उसकी नोटबुक अब सवालों से नहीं, बल्कि कहानियों, कहावतों और पहाड़ी लोकगीतों से भर रही थी। समीर की धुन। शहर से गांव तक समीर के लिए गांव के बच्चों को संगीत सिखाना एक बड़ी चुनौती थी। वह एक अंतर्मुखी कलाकार था, जिसे अपनी कला का प्रदर्शन करना तो आता था, पर उसे सिखाना नहीं। उसने ज्ञान कुंज के साफ हुए आंगन में अपनी कार्यशाला शुरू की। पहले दिन कुछ शर्माते सकुचाते बच्चे आए। समीर ने उन्हें अपने गिटार पर कुछ आधुनिक धुनें सुनाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं आई। वे आपस में खुसुर फुसुर करते और हंसते। हताश होकर समीर लगभग हार मानने वाला था कि तभी उसे अपने पिता के शब्द याद आए, अपनी कला का सही उपयोग। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उन पर अपनी कला थोप रहा था। अगले दिन उसने गिटार नीचे रख दिया और बच्चों से कहा, अच्छा, तुम लोग मुझे कोई गाना सुनाओ जो तुम्हें आता है। एक लड्डचकी ने हिम्मत करके एक पहाड़ी लोकगीत गाना शुरू किया। जल्द ही बाकी बच्चे भी उसके साथ गाने लगे। उनके सुर कच्चे थे, पर उनकी आवाज में पहाड़ों की ताजगी थी। समीर ने ध्यान से सुनकर अपने गिटार पर उस धुन के कॉर्ड्स पकड़े और उनके साथ बजाना शुरू कर दिया। बच्चों की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठी। अब कार्यशाला का रूप बदल गया था।
समीर बच्चों से उनकी धुनें सीखता और उन्हें गिटार के संगीत के साथ एक नया रूप देता। उसने उन्हें कोयले और चिकने पत्थरों पर चित्र बनाना सिखाया। जल्द ही ज्ञान कुंज का वह वीरान आंगन बच्चों की हंसी, संगीत और रचनात्मकता से गूंजने लगा। उसका एक अनपेक्षित छात्र भी था, खीमानंद। वह रोज शाम को चुपचाप आकर एक कोने में बैठ जाते और बच्चों को गाते बजाते देखते। एक दिन उन्होंने समीर से एक बहुत पुरानी भूली हुई धुन बजाने को कहा जो उन्होंने बचपन में सुनी थी। समीर ने उसे सीखा और जब गिटार पर बजाया तो खीमानंद की आंखें नम हो गईं। संगीत ने पीढ़ियों के बीच एक ऐसा पुल बना दिया था जिसे शब्द कभी नहीं बना सकते थे। इस बीच प्रिया और अंजलि भी अपनी अपनी दुनिया खोज रही थी। गांव की औरतों के साथ रहते रहते प्रिया ने चूल्हे पर खाना बनाना, जंगली साग सब्जियां पहचानना और कम संसाधनों में घर चलाना सीख लिया था। उसकी व्यावहारिकता को अब एक रचनात्मक दिशा मिल गई थी। अंजलि ने ज्ञान कुंज को संवारने का जिम्मा ले लिया था। वह पुस्तकालय की बची खुची किताबों पर जिल्द चढ़ाती, दीवारों पर ऐपण, स्थानीय चित्रकला बनाने की कोशिश करती और उसे जंगली फूलों से सजाती। यह अब उसका अपना प्रोजेक्ट था। 3 हफ्ते बीत चुके। एक शाम जब सूरज डूब रहा था तो देवरा गांव का नजारा देखने लायक था। घर का ढांचा खदा हो चुका था। उस पर छत पर ढहने की तैयारी थी। एक ओर राघव बुजुर्गों के साथ बैठा किसी कहानी में डूबा हुआ था। दूसरी ओर ज्ञान कुंज के आंगन से समीर के गिटार पर एक कुमाऊनी धुन की मीठी आवाज आ रही थी और बच्चे उसके साथ गा रहे थे। घर के अंदर से लालटेन की रोशनी छन कर आ रही थी, जहां प्रिया और अंजलि रात के खाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सिर्फ एक ढांचा नहीं बनाया था, उन्होंने एक घर को फिर से जिंदा कर दिया था और इस प्रक्रिया में वे खुद भी एक नया जीवन पा रहे थे। चौथे हफ्ते की शुरुआत एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ हुई। 1 महीना पूरा होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। घर अब रहने लायक था, कच्चा, साधारण पर अपना। उसकी टूटी हुई दीवारें अब जुद्दा चुकी थीं, आंगन साफ था और ज्ञान कुंज में किताबों की महक लौटने लगी थी। वसीयत की अंतिम और सबसे बड़ी शर्त को पूरा करने का समय आ गया था। पूरे गांव के लिए भोज। राघव और समीर ने खीमानंद के साथ जाकर गांव के हर घर में व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया। इस बार उनका स्वागत एक औपचारिक मुस्कान से नहीं, बल्कि अपनेपन और आशीर्वाद से हुआ। हाँ हाँ बेटा, जरूर आएंगे। आखिर हमारे अपने बच्चों का घर फिर से बसा है, एक बुजुर्ग महिला ने समीर के सिर पर हाथ फेर कर कहा। भोज की तैयारी एक उत्सव में बदल गई। यह अब सिर्फ शर्मा परिवार की शर्त नहीं थी, बल्कि पूरे गांव का कार्यक्रम बन गया था। गांव की औरतें सुबह ही उनके घर पहुंच गईं और प्रिया और अंजलि को पहाड़ी व्यंजन बनाने की विधि सिखाने लगी। किसी ने घर से दाल दी तो कोई अपने खेत की ताजी सब्जियां ले आया। मर्दों ने मिलकर आंगन में एक बद्धा सा अस्थायी चूल्हा बना दिया। शर्मा परिवार के चारों सदस्य अब एक सधी हुई टीम की तरह काम कर रहे थे। राघव खीमानंद के साथ मिलकर सारी व्यवस्था देख रहा था। प्रिया और अंजलि गांव की औरतों के साथ हंसते बोलते खाना बनाने में जुटी थीं। समीर और उसकी संगीत मंडली के बच्चे पूरे आंगन को जंगली फूलों और पत्तियों से सजा रहे थे। माहौल में एक अद्भुत खुशी और अपनेपन की महक थी। आखिरकार भोज का दिन आ गया। सुबह से ही आसमान में हल्के बादल थे, लेकिन किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोपहर तक खाने की खुशबू पूरे गांव में फैल चुकी थी। आंगन में दरी बिछा दी गई थी और मेहमानों का आना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी और भोज शुरू होने का समय आया, मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में काले बादल घिराए, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। एक पल में सब कुछ बिखर गया। आंगन में बिछी दरी गीली हो गई, चूल्हे की आग बुझने के कगार पर आ गई और सजावट बर्बाद हो गई। हे भगवान, अब क्या होगा? अंजलि की आवाज में निराशा थी। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। प्रिया और गांव की औरतें जल्दी जल्दी खाने के बर्तनों को ढकने की कोशिश करने लगी। एक पल के लिए लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। वे अपनी अंतिम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। राघव के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। पुराने राघव और नए राघव के बीच एक लड़ाई चल रही थी।
पुराना राघव चाहता था कि वह चीखे, चिल्लाए और अपनी किस्मत को कोसे, लेकिन नए राघव ने कुछ और ही किया। कोई कहीं नहीं जाएगा, वह ऊंची आवाज में बोला, जिसमें घबराहट नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास था। पूरन काका, जल्दी से कुछ तिरपाल ले आइए। समीर, बच्चों को लेकर घर के बरामदे में ले जाओ। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि सब हरकत में आ गए। गांव वालों ने भी हार नहीं मानी। वे मेहमान नहीं बल्कि मेजबान की तरह संकट में साथ खड़े हो गए। कुछ नौजवान भागकर तिरपाल ले आए और उसे चारों कोनों से पकड़ एक अस्थाई छत बना दी। औरतें खाने को भीगने से बचाने के लिए उस छत के नीचे इकट्ठा हो गईं। इस सारी उथल पुथल के बीच समीर ने अपना गिटार उठाया और बरामदे में बैठे सहमे हुए बच्चों के साथ बारिश का एक पुराना पहाड़ी लोकगीत गाना शुरू कर दिया। उसके संगीत ने उस तनाव भरे माहौल में जादू का काम किया। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। भोज वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। यह व्यवस्थित और शानदार नहीं था, यह अस्त व्यस्त था। लोग तिरपाल के नीचे एक दूसरे से सटकर बैठे थे। उनके पैरों में कीचदच लगा हुआ था, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा था। यह एक समुदाय की सामूहिक जीत का जश्न था। बारिश उनकी परीक्षा लेने आई थी और वे सब मिलकर पास हो गए। खाना परोसा गया। बारिश की बूंदों और संगीत के बीच सबने एक साथ बैठकर खाया। उस खाने में सिर्फ मसाले नहीं बल्कि एकता और अपनेपन का स्वाद भी था। और उसी पल, जब बारिश हल्की बौछारों में बदल चुकी थी और माहौल खुशियों से सराबोर था, सबने देखा कि गांव के रास्ते पर एक छाता लिए कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। वह शख्स जब पास आया तो चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह एडवोकेट आलोक गुप्ता थे। वह चुपचाप खद्दे उस दृश्य को देख रहे थे। मरम्मत किया हुआ घर, बारिश में भीगता हुआ खुशहाल भोज और उनके क्लाइंट्स, जो अब अमीर शहरी नहीं बल्कि उस गांव के अपने लग रहे थे। आलोक के चेहरे पर एक हल्की संतुष्ट मुस्कान थी। महीना पूरा हो गया था, परीक्षा खत्म हो चुकी थी और फैसला सुनाने वाला उनके सामने खड़ा था। बारिश अब पूरी तरह थम चुकी थी। धुले हुए आसमान में चांद चमक रहा था और उसकी चांदी जैसी रोशनी भीगे हुए आंगन पर पड़ रही थी। भोज अब अपने अंतिम चरण में था। आलोक गुप्ता ने शांति से खाना खत्म किया। इस दौरान उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी अनुभवी नजरों से सब कुछ देखते रहे। राघव की खीमानंद के साथ सहज बातचीत, समीर का बच्चों के साथ घुल मिलकर संगीत बजाना और प्रिया और अंजलि का गांव की औरतों के साथ मिलकर बर्तन समेटना। जब मेहमान धीरे धीरे जाने लगे तब आलोक ने चारों को इशारा किया। वे सब उस घर के बरामदे में आकर खड़े हो गए जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, उम्मीद, डर और महीने भर की थकान की मिलीजुली खामोशी। आलोक ने अपनी ब्रीफ केस से कुछ कानूनी कागजात निकाले। मैं पिछले 1 महीने से खीमानंद जी के जरिए आप सब पर नजर रखे हुए था, उन्होंने कहना शुरू किया। मुझे हर हफ्ते आपके काम की रिपोर्ट मिलती रही। उन्होंने एक पल के लिए रुककर चारों के चेहरों को देखा। श्री बृजमोहन शर्मा की वसीयत की सभी शर्तों को आपने सफलतापूर्वक पूरा किया है। आपने घर और पुस्तकालय की मरम्मत की, गांव वालों का सम्मान अर्जित किया और यह भोज तो आपकी परीक्षा से कहीं बढ़कर था। कानूनी तौर पर आपके पिता की समस्त संपत्ति अब आपकी है। एक पल के लिए किसी को यकीन नहीं हुआ, फिर उनके चेहरों पर राहत और खुशी की एक लहर दौड़ गई। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया ने समीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। वे जीत गए थे। लेकिन आलोक ने कहा, एक आखिरी चीज है जो आपके पिता आपको देना चाहते, पर सिर्फ तभी जब आप यह परीक्षा पास कर लेते। उन्होंने अपने ब्रीफ केस से एक पीला सीलबंद लिफाफा निकाला। उस पर बृजमोहन जी की चिर परिचित लिखावट थी। यह खत उन्होंने मेरे पास छोड़ा था। राघव ने कांपते हाथों से वह खत लिया। बरामदे में टंगी लालटेन की रोशनी में उसने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज भावनाओं के बोझ से भारी थी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने सिर्फ एक खंडहर को नहीं बल्कि अपने टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ लिया है। मैं जानता हूं तुम सब ने मुझे मन ही मन बहुत कोसा होगा। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारा पिता कितना क्रूर और सनकी था,
पर यकीन मानो, मेरा हर फैसला मेरे प्यार से जन्मा था, उस डर से जन्मा था कि मैं तुम्हें खो रहा हूं। मैं देख रहा था कि शहर की खोखली चमक तुम्हें कैसे अंदर से खाई जा रही थी। पैसा, स्टेटस, दिखावा, इन सब के बोझ तले तुम अपनी आत्मा का वजन भूल गए थे। मैं तुम्हें और पैसा देकर बर्बाद नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। राघव, मेरे बेटे, तुम एक शानदार लीडर हो, पर तुम एक ऐसी दौड़धाच में भाग रहे थे जिसका कोई अंत नहीं था। मैं चाहता था कि तुम उस इतिहास को खोजो जिसे बैलेंस शीट में नहीं लिखा जा सकता। समीर, तुम्हारी कला में रूह थी, पर वह अकेली थी। मैं चाहता था कि तुम समझो कि सबसे बड़ी कला वह है जो दिलों को जोड़ ढती है, जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाती। प्रिया और अंजलि, मेरी बेटियों, तुम्हारी ताकत तुम्हारी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। मैं चाहता था कि तुम उसे पहचानो, उस ताकत को जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती। यह 1 महीने की सजा नहीं, एक इलाज था। मेरा मकसद तुमसे घर बनवाना नहीं, तुम्हें घर का असली मतलब समझाना था। असली विरासत वह 50 करोड़ नहीं है। सच्ची विरासत वह है जो तुमने इस 1 महीने में कमाई है। अपनी जड्डों से जुड़ाव, मेहनत का सम्मान, एक दूसरे का साथ और एक समुदाय का अपनापन। अगर तुमने ये सब पा लिया है तो वह पैसा तुम्हारे लिए एक वरदान साबित होगा, और अगर तुम यह नहीं सीख पाए तो वह पैसा तुम्हारे लिए जहर बन जाता। खुश रहना और एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ रहना। तुम्हारा पिता बृजमोहन शर्मा। खात जब खत्म हुआ तो चारों की आंखें बह रही थी। ये दुख के नहीं, बल्कि समझ और कृतज्ञता के आंसू। आज उन्हें अपने पिता के फैसले में उनकी नफरत नहीं, बल्कि उनका असीम प्रेम नजर आ रहा था। आलोक ने कुछ देर उन्हें शांत होने दिया, फिर बोले, वसीयत में एक आखिरी बात और है। यह शर्त नहीं, बल्कि एक प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि बृजमोहन जी ने अपनी संपत्ति का 40% हिस्सा देवरा विकास ट्रस्ट के नाम किया है, जिसका उद्देश्य गांव में स्कूल, स्वास्थ्य और पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाना है। उन्होंने इस ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर आप दोनों भाइयों राघव और समीर का नाम प्रस्तावित किया है। बिना एक पल सोचे राघव और समीर दोनों ने एक साथ सिर हिलाकर हाँ कहा। उन्हें उनकी दौलत के साथ साथ एक मकसद भी मिल गया था। 6 महीने बाद लखनऊ का सवी सदन अब भी वैसा ही आलीशान था, पर अब उसकी दीवारें खामोश नहीं थीं। घर में हंसी मजाक और बातचीत की आवाजें गूंजती थीं। राघव अब भी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, पर अब वह सिर्फ टारगेट और प्रॉफिट की बात नहीं करता था। वह हर महीने देवरा गांव जाता और ट्रस्ट के काम की देखरेख करता। समीर ने शहर में एक म्यूजिक स्कूल खोला था, जिसका नाम था जडिन और धुने। वहां वह बच्चों को आधुनिक संगीत के साथ साथ पहाड़ी लोक संगीत भी सिखाता था। वह अब एक सफल और संतुष्ट कलाकार था। प्रिया और अंजलि के बीच का रिश्ता अब सास बहू या देवरानी जेठानी का नहीं, बल्कि सहेलियों जैसा था। वे दोनों मिलकर ट्रस्ट के सामाजिक कामों में हाथ बंटाती थीं। कहानी का अंत देवरा गांव के उसी घर के आंगन में होता है। दिवाली का त्योहार है। पूरा शर्मा परिवार, राघव, अंजलि, समीर, प्रिया और उनके बच्चे गांव वालों के साथ मिलकर दिए जला रहे हैं। खीमानंद बच्चों को उनके परदादा के किस्से सुना रहे हैं। समीर के गिटार से एक मीठी धुन निकल रही है और पूरा गांव उसके साथ गा रहा है। उन्होंने सिर्फ 1 महीने की शर्त पूरी नहीं की थी, उन्होंने जीवन भर का एक रिश्ता कमाया था। बृजमोहन शर्मा की अंतिम वसीयत ने उन्हें सिर्फ दौलत नहीं दी थी, उसने उन्हें उनकी खोई हुई आत्मा वापस लौटा दी थी। उन्होंने अपनी सच्ची विरासत को पा लिया था।